Hello students, welcome to Biodiversity and Conservation. तो what is biodiversity? Biodiversity जो है it is the term popularized by the sociobiologist Mr. Edward Wilson to describe the combined diversity at all the levels of biological organization और द occurrence ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, जितने भी तरह के जीन्स होते हैं, स्पीशीज़ होते हैं, हैबिटेट्स होते हैं एंड इकोसिस्टम होते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के अर्थ के वेरियस पार्ट्स में, इट इज़ कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. और ये टर्म किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन. बायोडाइवर्सिटी जो है इसको अलग अलग लेवल्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है. तो मेन जो 3 लेवल्स है विच वी हैव टू स्टडी, दैट इज़ द जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एंड द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो वेरी फर्स्ट लेट अस सी द जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो व्हाट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी? अ सिंगल स्पीशीज़, एक सिंगल स्पीशीज़ जो है, एक ही स्पीशीज़ की बात कर रही हूँ, इट माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज. देखिए अगर एक ही स्पीशीज़ है, समझिए कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये एक मेडिसिनल प्लांट है राउवोल्फिया वोमिटोरिया. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑफ द हिमालयन रेंज. It shows variation in the potency and the concentration of the active chemical reserpine that this plant produces. क्या समझ में आया? ये जो प्लांट है, कौन सा प्लांट? राउवोल्फिया वोमिटोरिया. कहाँ पर उगता है ये? हिमालयन रेंजेस में. इसमें क्या है कि इसमें एक एक्टिव केमिकल जो है रेसरपाइन प्रोड्यूस होता है. अब यही जो केमिकल रेसरपाइन है ये इसी स्पीशीज़ के डिफरेंट प्लांट्स में इसका कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग होता है. क्यों ये अलग अलग होता है? बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द जीन्स. इसमें जो जीन्स प्रेजेंट है उसके कारण ये जो कंसंट्रेशन है इस एक्टिव केमिकल का, इसमें वेरिएशंस जो हैं वो दिखाई देते हैं. दूसरा और एग्जांपल है इंडिया जो है, इसमें 50,000 लगभग जो हैं डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं वो राइस की प्रेजेंट हैं और लगभग 1,000 वेराइटीज़ जो हैं वो मैंगो की प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी ओनली. नेक्स्ट इज़ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. सो द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज़ लेवल, इट इज़ नोन एज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. जैसे कि एक फ्रॉग है, ये अपने आप में एक स्पीशीज़ है. जब इसके डिफरेंट स्पीशीज़ मिलती हैं, जैसे एक फ्रॉग है एनिमल, इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ मिलती है, इट इज़ कॉल्ड एज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज़ लेवल, फॉर एग्जाम्पल जो द वेस्टर्न घाट्स, दे हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी दैन द ईस्टर्न घाट्स. जो एम्फीबियंस है उसकी वैरायटी जो है वो वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न घाट्स. तो ये स्पीशीज़ की वैराइटीज़ हैं. देन द नेक्स्ट वन, इट इज़ द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो जब एक सिंगल फ्रॉग के डिफरेंट स्पीशीज़ मिल रही हैं, इट इज़ कॉल्ड एज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या आ जाएगा? एट द इकोसिस्टम लेवल, India, for instance, it has deserts, rainforest, mangroves, coral reefs, wetland, estuaries, alpine meadows, had a greater ecosystem diversity than the Scandinavian country like Norway. तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर स्पीशीज़ रिचनेस जो है वो भी ज़्यादा होगी. तो दिस इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. जिस कंट्री में वेरियस इकोसिस्टम होंगे जैसे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल, वेटलैंड, एस्चुरीज, इन सब में क्या है, ये सब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ये एक अलग अलग इकोसिस्टम है. डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, रेन फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, मैनग्रोव्स एक इकोसिस्टम है. इसीलिए क्या है, ये इस तरीके के जो डाइवर्सिटी आपको इकोलॉजी में दिखाई देती है या इकोसिस्टम में दिखाई देती है, इट इज़ कॉल्ड एज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो दीज आर द 3 different levels of diversity. First is the genetic diversity, second is species diversity, and the third it is the ecological diversity.
Now next point comes, it is that how many species are there on earth and how many in India, कि पूरे के पूरे अर्थ में कितनी स्पीशीज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं और उसमें इंडिया में जो है वो कितनी स्पीशीज़ हैं. सो अकॉर्डिंग टू IUCN, the total number of plant and animal species, IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ जो अभी तक डिस्क्राइब की गई हैं, सो फार इट इज़ लाइक मोर देन 1.5 मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो पूरी के पूरे बायोस्फीयर में IUCN के हिसाब से कितनी प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ हैं, लगभग 1.5 मिलियन के करीब ये हैं. बट अ मोर कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट जो है इस वॉज डन बाय रॉबर्ट मे. इन्होंने क्या बताया, ही प्लेस द ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियंस. उनके हिसाब से जो ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो 7 मिलियन के लगभग है. Then more than 70% of all the species they are recorded as animal. तो जितनी भी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी दिखाई देती हैं प्लांट्स और एनिमल्स को मिला के, दे आर, उसमें क्या है कि एनिमल्स जो हैं उसकी 70% जो है वो स्पीशीज़ है, वाइल जो प्लांट्स होते हैं दे कंस्टिट्यूट ओनली 22%, जिसमें कि इट इज़ इंक्लूडिंग एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो इट कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल डाइवर्सिटी. Then among animals, insects, they are the most species rich taxonomic group, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल. तो पूरे टोटल जो 70% जिसमें कि एनिमल्स प्रेजेंट हैं उसका 22% हमने देख लिया कि ये प्लांट्स हैं. तो बाकी जो 70% का भी जो 70% है वो जो है 8 कॉम्प्राइजेज ऑफ द इंसेक्ट्स. उसमें क्या है, इंसेक्ट है. दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स इन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट. ठीक है, तो 70% जो है वो इंसेक्ट है. So and the total number of the fungi species in the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles and the mammals. तो इस तरीके से क्या देखा हमने कि इंसेक्ट्स जो हैं उसका नंबर सबसे ज़्यादा है और फंगी जो है ये इसका भी नंबर सबसे ज़्यादा है. अगर हम फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल सबका टोटल करते हैं तो उससे ज़्यादा टोटल जो है वो फंगी की स्पीशीज़ का आता है. तो फंगी जो है इसका नंबर ज़्यादा है. देन ऑल्दो इंडिया जो है ये इसका पूरा, अगर हम लैंड की लैंड एरिया की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड लैंड एरिया का इट इज़ हैविंग ओनली 2.4%. कितना है, सिर्फ 2.4% जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड्स लैंड एरिया जो है उसको इंडिया शेयर करता है. लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है दैट इज़ व्हाट, जो इसमें क्या है कि 8.1% जो पूरी की पूरी ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी यानी पूरे वर्ल्ड की जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है उसका सबसे इम्प्रेसिव पार्ट यानी कि 8.1% जो है इट इज़ शेयर्ड बाय इंडिया ओनली. तो पूरी की पूरी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का 8.1% जो है इट इज़ फ्रॉम इंडिया. That is what makes India one of the 12 mega diversity countries of the world. इसीलिए इंडिया को पूरी के पूरी डाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के रूप में इसको कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड में. नियरली 45,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स and twice as many of animals have been recorded from India. तो 45,000 स्पीशीज़ जो हैं प्लांट की और दुगनी जो एनिमल्स की स्पीशीज़ जितनी रिकॉर्ड की गई हैं वो क्या हैं, वो इंडिया में ही रिकॉर्ड की गई हैं. हाउ मैनी लिविंग स्पीशीज़ आर एक्चुअली देयर वेटिंग, और अभी भी बहुत सारे लिविंग स्पीशीज़ जो हैं उनको डिस्कवर करना बाकी है. सो इफ़ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज़ दैट हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार.
तो अगर हम मई के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ अभी तक 22% जो है वही टोटल स्पीशीज़ जो हैं वो अभी तक रिकॉर्ड की गई हैं। अब ये देखिए, ये इमेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्ज़ामिनेशन ऑल्सो। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और हर जो ये पाई चार्ट है ये आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ ये ABCD इस तरीके से अलग अलग ग्रुप को आपको लेबल करने को दिया जाता है। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अब अगर आप इन्वर्टिब्रेट्स को देखते हैं तो इन्वर्टिब्रेट्स में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो किसका है, दैट इज़ ऑफ दिस इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा पार्ट ले रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए अदर एनिमल ग्रुप्स है, उससे थोड़ा सा बड़ा जो है नेक्स्ट पार्ट में आपका अदर एनिमल ग्रुप्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद मोलस्का आता है, देन लास्टली कम्स द क्रस्टेशियंस। तो ये आपको याद रखना है कि इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा पार्ट जो है इट हैज़ बीन टेकन अप बाय द इंसेक्ट्स। देन कम्स द अदर एनिमल ग्रुप्स, जिसमें कि आपके मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये इन्वर्टिब्रेट्स में नहीं आते हैं। बाकी जो इन्वर्टिब्रेट्स में आपके पॉरीफेरा हैं और प्लेटिहेल्मिन्थस, इस तरीके के जो इन्वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स हैं दे कम अंडर दिस पार्ट। देन कम्स द नेक्स्ट इज़ द मोलस्का, और फिर मोलस्का के बाद जो है सबसे कम है दैट इज़ द क्रस्टेशियंस। तो ये इन्वर्टिब्रेट का पाई चार्ट है, ये आप अच्छे से लर्न करेंगे। देन कम्स द वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स में जो है फिशेस, ये सबसे ज़्यादा पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है इन्वर्टिब्रेट्स में इट इज़ टेकन अप बाय द फिशेस। फिर उसके बाद हम देखते हैं बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस और मैमल्स। इस तरीके से आप फिर उसको आगे आप लर्न कर लीजिएगा। हमको पता है कि पीसेस है, उसके बाद एम्फीबियंस आते हैं, उसके बाद रेप्टाइल्स आते हैं, फिर एव्स आते हैं, फिर मैमल्स आते हैं। तो इस तरीके से आपकी वर्टिब्रेट्स की जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरीके से होगा ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। देन कम्स इन द प्लांट्स। प्लांट्स में जो है हमने पहले ही देखा कि फंगी जो है सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। देन कम्स द एंजियोस्पर्म, फिर उसके बाद एल्गी, देन मॉसेस, देन फर्न्स यानी कि ब्रायोफाइट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्गी है, फिर लाइकेन्स हैं। लाइकेन्स क्या है, फंगी और एल्गी का म्यूचुअल कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद ये ब्रायोफाइट्स है, देन टेरिडोफाइट्स है, देन एंजियोस्पर्म्स। इस तरीके से आप इसको लर्न करेंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर एंजियोस्पर्म्स एंड दिस इज़ द फंगी। तो दिस इज़ अ वेरी important part of this chapter. Now let us see the patterns of biodiversity. So latitudinal gradients. अब क्या है कि diversity of the plants and animals, it is not uniform throughout the world, but it shows a rather uneven distribution. In general, we can say that the species diversity, it decreases as we move away from the equator towards the pole. जिस तरीके से हम ये देखिए पूरा का पूरा, अगर ये हमारा तरीके से स्फेरिकल है, अर्थ है, ये बीच में आपका इक्वेटर आता है और फिर यहाँ ऊपर जो है ये पोल्स हैं। तो इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। सो व्हाट वी आर सेइंग, in general the species diversity it decreases as we move away from the equator towards the poles. The largely tropical Amazonian rainforest is South America. साउथ अमेरिका में है आपका ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अर्थ की इसी अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या क्या है, इट इज़ द होम फॉर मोर देन 40,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, 3,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़, 1,300 of birds,
427 of mammals, 427 of amphibians, and 378 of reptiles, and more than 1,25,000 of the invertebrates. So we can say that the species diversity, it decreases as we move away from the equator towards the poles, and the tropical areas जो हैं they harbor more species than the temperate region and the polar region. और सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर प्रेजेंट है? इन द ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका. Now, why this tropical rainforest they have a greater biodiversity? This is a important question which is asked many a times in the examination. So, unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, तो क्या है कि टेम्परेट रीजन में क्या होता है, फ्रीक्वेंटली ग्लेशिएशंस होते हैं और ग्लेशियर्स वगैरह गिरते हैं. तो इससे क्या होता है कि पूरी की पूरी डाइवर्सिटी बार बार डिस्टर्ब हो जाती है. लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं ये क्या हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दे हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड. और इसीलिए इनको क्या है, इनको एक लंबा इवोल्यूशन के लिए टाइम मिला. जब किसी भी एरिया का इवोल्यूशनरी टाइम अगर लॉन्ग होगा, लंबा होगा, तो वहाँ पर क्या है, स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा होगा. तो क्या है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में हमने क्या कहा कि लंबे समय तक अनडिस्टर्ब्ड जो है वहाँ का वातावरण रहा, इसीलिए उनको इवोल्यूशन के लिए लंबा समय मिला. तो इवोल्यूशन के लिए लॉन्ग टाइम मिलने के कारण वहाँ पर स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन क्या है, ज़्यादा है. और इसके जस्ट ऑपोजिट टेम्परेट रीजन में क्या है कि बार बार वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ग्लेशिएशंस होता है, बर्फ़बारी होती है, पूरे बर्फ़ की चट्टानें नीचे गिरती हैं, तो पूरी की पूरी डाइवर्सिटी जो है वो बार बार डिस्टर्ब हो जाती है. तो उनको एक इवोल्यूशन का लंबा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है. नेक्स्ट रीज़न देखिए, ये सारे रीजंस जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं. फर्स्ट वाला है इट इज़ रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड इट हैज़ गॉट अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन. सेकेंड है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, दे आर लेस सीजनल. यहाँ पर इतने ज़्यादा सीजन्स नहीं होते, ज़्यादा करके रेनी सीज़न 6 महीने तक चलता है. तो व्हाट इज़ देयर, यहाँ पर जो सीजन्स हैं या यहाँ का जो इन्वायरमेंट है इट इज़ कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल. और यही जो है ये नीके स्पेशलाइजेशन या स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को ज़्यादा लीड करता है. इसी के कारण प्रमोशन होता है फॉर द ग्रेटर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. ये सेकेंड रीज़न हो गया कि जो it is less seasonal and the environment they are more constant and predictable. थर्ड, यहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है. द मोर सोलर एनर्जी इट इज़ प्रेजेंट. और जहाँ पर कि सोलर एनर्जी ज़्यादा प्रेजेंट होगी, जैसे कि ट्रॉपिकल एरिया में, तो इट कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी. यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इस सोलर एनर्जी के कारण क्या होगी, ज़्यादा होगी. So these are the three reasons that why the tropical rainforest it has greater diversity in comparison to the temperate regions. Now the next we will see the species area relationship. German naturalist and geographist Alexander von Humboldt he observed that within a region, एक रीजन के अंदर स्पीशीज़ रिचनेस जो है वो इंक्रीज़ होगी अगर उसका एरिया जो है या एक्सप्लोर्ड एरिया जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक. तो क्या बताया इन्होंने, he observed that within a region species richness it increased with the increasing explored area but only up to a limit, सिर्फ एक लिमिट तक. और जो रिलेशन बिटवीन द स्पीशीज़ रिचनेस एंड द एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा, अगर हम कह रहे हैं कि एक लिमिट तक ही जो है स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ती है, अगर उसका एरिया जो है, अगर एरिया बढ़ेगा तो स्पीशीज़ रिचनेस भी बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद जाकर वो रुक जाएगी.
तो दिस इज़ कॉल्ड एज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरीके का जो ग्राफ बनेगा इट इज़ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर हम इसको लॉगरिथमिक स्केल में देखते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होता है कि स्पीशीज़ बढ़ती जाएगी और एरिया भी बढ़ता जाएगा। लेकिन वास्तविक स्थिति में ऐसा नहीं होता है। वास्तविक स्थिति में क्या होता है कि एक लिमिट तक ही जो है स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ेगी अगर एरिया बड़ा होगा। अब यहाँ पर क्या है, ये आपको सिर्फ इक्वेशन को लर्न करना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है कि जो लॉगरिथमिक स्केल है इस इक्वेशन, तो लॉगरिथमिक स्केल और जो उसके दूसरी वाली स्केल है एल्गोरिथमिक, ये दोनों ही हमको याद रखनी है। दैट इज़ फर्स्ट वन, इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन जो है इसकी, इट इज़ log s इट इज़ इक्वल टू log c प्लस z log a। ये आपकी जो है ये लॉगरिथमिक स्केल की इक्वेशन है। log s इट इज़ इक्वल टू log c प्लस z log a। यहाँ पर s जो है इट इज़ द स्पीशीज़ रिचनेस, a जो है इट इज़ द एरिया, z जो है स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी कि कम होना, और c क्या है, इट इज़ द y इंटरसेप्ट। नाउ इट हैज़ बीन नोटेड, ये यहाँ पर आपको दूसरा इक्वेशन जो है ये भी याद रखना है, दैट इज़ s इज़ इक्वल टू सी ए टू द पावर z। ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है यहाँ पर अच्छे से। और जितना जो ये स्लोप स्टीप रहेगा इसका मतलब है रिचनेस उतनी ही ज़्यादा है। अब ये स्टीप नहीं है, इसका मतलब है रिचनेस अब नहीं है। तो एक सीमा तक जो है ये स्टीप है, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग मोर स्पीशीज़ रिचनेस। अब देखिए ये भी नोट किया गया है कि अगर हम एक रीजन की बात करते हैं तो उसमें क्या है, ये रिग्रेशन लाइन जो है ये सभी रीजन में लगभग अमेजिंगली सिमिलर ही आएगी। लेकिन अगर हम एक बड़े लार्ज एरिया की बात करेंगे या जैसे कि हम एक कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है स्लोप या जो लाइन है ये कैसी हो जाएगी, ये स्टीप हो जाएगी। स्टीप होने का मतलब होता है कि स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा है। तो लार्ज एरिया लार्ज स्पीशीज़ रिचनेस। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है। तो कम्युनिटी विथ मोर स्पीशीज़ जनरली टेंड्स टू बी मोर स्टेबल। तो जो भी कम्युनिटी जिसमें ज़्यादा स्पीशीज़ अगर होंगी तो क्या होगा, वो कम्युनिटी जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। एंड दोज विद द लेस स्पीशीज़, किसके कंपैरिजन में, जिस कम्युनिटी में कम स्पीशीज़ हैं वो कम स्टेबल होगी, जिसमें ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अब स्टेबल कम्युनिटी हम किसको कहेंगे। स्टेबल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जिसमें कि उसकी प्रोडक्टिविटी में हर साल कोई वेरिएशंस नहीं आए। दैट मीन्स दैट स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल उसकी प्रोडक्टिविटी में चेंज नहीं आना चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी डिस्टरबेंस हो जैसे कि वो नेचुरल हो या मैन मेड हो तो उसमें क्या है, इट शुड बी रेजिस्टेंट टू दोज डिस्टरबेंस। उन डिस्टरबेंसेस से उस कम्युनिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस डिस्टरबेंस से अगर उस कम्युनिटी को कोई फ़र्क पड़ता है फिर वो स्टेबल कम्युनिटी नहीं कहलाती है। तीसरा ये कि स्टेबल कम्युनिटी जो है इट शुड ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू द इन्वेशन ऑफ द एलियन स्पीशीज़। एलियन स्पीशीज़ का मतलब है कि कोई भी अगर दूसरी स्पीशीज़ किसी एरिया में आती है तो उसको हम फॉरेन स्पीशीज़ या इन्वेजन कहेंगे उस स्पीशीज़ का। तो अगर कोई दूसरी स्पीशीज़ का किसी एरिया में एंटर करने से अगर वहाँ रहने वाली स्पीशीज़ अनस्टेबल हो जाती हैं तो फिर यहाँ पर क्या है, वो कम्युनिटी स्टेबल नहीं रहेगी। तो स्टेबल कम्युनिटी की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि इट शुड बी रेजिस्टेंट टू द इन्वेशन बाय द एलियन स्पीशीज़। द नेक्स्ट एक है
दैट इज़ द डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या किया, टिलमैन ही फाउंड दैट प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज़, जो एरिया जहाँ पर कि ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, दे शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। तो ये उनका एक पूरा का पूरा फील्ड एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने ये बताया कि जो प्लॉट्स में ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में हर ईयर जो है वो कम वेरिएशंस आए उसके टोटल मास में, और साथ साथ उन्होंने इंक्रीज डाइवर्सिटी की तरफ कंट्रीब्यूट किया, एंड इट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। सो दिस वॉज डेविड टिलमैन्स लॉन्ग फील्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बताया कि प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज़ दे शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस इन द बायोमास, इंक्रीज डाइवर्सिटी, इट कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। Then one more, it is a Rivet-Popper hypothesis. It was proposed by Paul Ehrlich. अब एक एग्ज़ाम्पल है कि जैसे कि इन एन एयरप्लेन, एक एरोप्लेन की अगर हम बात करते हैं तो उस एरोप्लेन को हम अगर ऐसा मान लें कि वो एरोप्लेन क्या है, इट इज़ एन इकोसिस्टम। वो एरोप्लेन पूरा एक इकोसिस्टम है, और उसके पूरे के पूरे उस एरोप्लेन के सारे पार्ट्स जो हैं वो जॉइंड हैं बाय थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उससे वो जॉइंड है। वो छोटे छोटे पीसेस को जो है एयरप्लेन को जिसने जॉइन करके रखा है उसको रिवेट्स बोलते हैं। तो अगर एरोप्लेन एक इकोसिस्टम है तो रिवेट्स क्या है, इट इज़ द स्पीशीज़। इकोसिस्टम में जो डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं दे आर द रिवेट्स। और अब अगर एक एरोप्लेन में कई सारे पैसेंजर आके बैठ गए और हर पैसेंजर क्या करे, उसके अंदर से उस एरोप्लेन से एक एक रिवेट को अपने घर ले जाना शुरू कर दे, तो क्या होगा, 5-6 पैसेंजर अगर वो उसके अंदर से उस रिवेट को अगर ले जाते हैं तो शायद स्टार्टिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन अगर हर पैसेंजर क्या करेगा, इसमें से रिवेट्स को लेकर जाएगा तो धीरे धीरे वो प्लेन क्या होगा, इट विल बी डेंजरसली वीक, वो वीक हो जाएगा। और उसके आगे फिर कोई रिवेट अगर रिमूव करते हैं तो पूरी की पूरी फ़्लाइट सेफ्टी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या कहा इनने, तो लॉस ऑफ द रिवेट्स ऑफ द विंग्स, और अगर जो विंग्स के पास, जो पंख के पास वाले रिवेट्स हैं, अगर उनको रिमूव करते हैं तो पूरी की पूरी फ़्लाइट सेफ्टी जो है इट विल बी सीरियस, और फ्लाइट में क्या होगा, थ्रेट हो जाएगा और वो प्लेन एक्सीडेंट की तरफ लीड करेगा। देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स, और इसके कंपैरिजन में अगर सीट्स या विंडो के साइड के कुछ रिवेट्स को अगर रिमूव करते तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़े। तो यही चीज़ जो है आपके इकोसिस्टम में लागू होती है कि अगर कुछ स्पीशीज़ जो हैं अगर वो रिमूव हो जाती हैं किसी इकोसिस्टम से तो शायद स्टार्टिंग में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर स्पीशीज़ निकलती जाती है और अल्टीमेटली कोई की स्पीशीज़ अगर उसमें से रिमूव हो जाती है जो कि वहाँ की फूड चेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दिस वाज रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट कम्स द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द बायोलॉजिकल वेल्थ इन आवर प्लैनेट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली। रेगुलरली जो हमारी प्लैनेट का जो बायोलॉजिकल वेल्थ है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, और पूरी जो उंगलियां उठ रही हैं वो किसकी तरफ उठ रही हैं, टूवर्ड्स द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ओनली। द कॉलोनाइजेशन ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स, जो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स है वहाँ पर क्या है, ह्यूमन ने अपना बसेरा बसा लिया है, वहाँ कॉलोनाइज़ कर लिया है अपने आप को, जिसके कारण वहाँ रहने वाले जो 2000 स्पीशीज़ जो नेटिव बर्ड्स की थी वो पूरी की पूरी एक्सटिंक्ट हो गई हैं। और IUCN रेड लिस्ट का मतलब है कि जो एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज़ है उसके लिए IUCN क्या करता है, एक लिस्ट बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द IUCN रेड लिस्ट।
द डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ द 784 स्पीशीज़ 784 स्पीशीज़ जो है वो उन्होंने डॉक्यूमेंट की है कि जो कि एक्सटिंक्शन की तरफ हैं, जो कि ख़त्म हो सकती हैं, जिसमें कि 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 जो हैं वो प्लांट्स हैं। पिछले 500 सालों में इतने जो हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इनकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। कुछ रिसेंट में भी एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं, जिसमें कि डोडो जो कि मॉरिशस में है, क्वागा अफ्रीका में, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया में, स्टीलर सी काउ रशिया में एंड 3 सब स्पीशीज़ ऑफ टाइगर बाली जवान एंड कैस्पियन, ये सब क्या हो रहे हैं धीरे धीरे, ये रिसेंट एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब सिंस द ओरिजिन एंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ देयर वेर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। जब से अगर हम पूरे अर्थ का ओरिजिन और किस तरीके से लाइफ पूरी की पूरी डाइवर्सिटी डेवलप हुई, तब से क्या है अभी तक 5 जो हैं वो एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। 5 एपिसोड मास एक्सटिंक्शन मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हुई हैं, तो उसके 5 एपिसोड पूरे हो गए और 6th मास एक्सटिंक्शन जो है वो अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। अब हाउ इज़ दिस 6th एक्सटिंक्शन, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 5 एक्सटिंक्शन। तो प्रीवियस 5 एक्सटिंक्शन में जो ये 6th एक्सटिंक्शन है ये अलग क्यों है? तो जो ये करंट एक्सटिंक्शन है इसकी जो रेट है ये 100 से लेकर 1000 टाइम्स पुराने एक्सटिंक्शन से ज़्यादा फास्टर है। और जो पुराने एक्सटिंक्शन थे वो सब प्री ह्यूमन पीरियड वाले थे, मतलब इंसानों से पहले ये सारे के सारे एक्सटिंक्शन हुए। और जो ये 6th एक्सटिंक्शन हो रहा है ये जो है पूरी तरीके से इट इज़ एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटेड, मतलब इस एक्सटिंक्शन में पूरा हाथ जो है वो ह्यूमन बींग्स का ही है। Now what is the effect of the biodiversity loss? बायोडाइवर्सिटी लॉस के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? डिक्लाइन ऑफ द प्लांट प्रोडक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि प्लांट बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है कि प्लांट प्रोडक्शन कम हो रहा है। जब प्लांट प्रोडक्शन कम हो रहा है तो सूखा पड़ रहा है, इस तरीके की इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं और इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस, जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर का यूज़, डिजीज़ साइकिल, पेस्ट की साइकिल, ये सब भी क्या हो रही हैं पूरी तरीके से इसमें वेरिएशंस आ रहे हैं। नाउ व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस? तो द एक्सेलरेटेड रेट्स ऑफ द स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। And there are 4 major causes. This is called as the evil quartet. ये जो 4 मेजर कॉजेज़ हैं जिसके कारण कि जो ये पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है ये पूरा का पूरा एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण है। अब ये जो 4 मेजर कॉजेज़ हैं इनको हम कहते हैं ईवल क्वार्टेट। अब इसके मेन कॉजेज़ जो ये ईवल क्वार्टेट की ये क्या हैं? पहला जो है कॉज इट इज़ द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। So the most important cause which is driving the animals and plants to extinct, that is the habitat loss and fragmentation. Then the tropical rainforest, it has been reduced to 6% from 14% of the earth's land surface. आपको ये बता दें कि पहले कभी जो अर्थ का पूरा लैंड सरफेस है उसका 14% जो था वो पूरे के पूरे रेन फॉरेस्ट कवर कर रहे थे, जो अब कितने बचे? दे हैव लेफ्ट ओनली टू 6% ओनली। नाउ दे आर बीइंग डिस्ट्रॉइंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से जो है ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो है इतना बड़ा है कि इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। ये चीज़ याद रखिए कि अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट।
और इसको जो है क्लियर किया जा रहा है सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए। तो प्रोबेबली मिलियंस ऑफ द स्पीशीज़ इस रेन फॉरेस्ट की कट की गई हैं, ये पूरे जंगल का सफाया कर दिया गया है सोयाबीन उगाने के लिए। एंड सो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रासलैंड्स, और जिससे कि घास उगाई जा रही है जिससे कि बीफ कैटल वगैरह वहाँ पर चढ़ सके। तो इस तरीके से जो जो हमारे लिए इतने वेल्थ थी ये अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट की, ये क्या हो रहा है पूरी तरीके से इसको सोयाबीन के कल्टीवेशन और के लिए इसको काटा जा रहा है। Then degradation of many habitats by pollution is also threatens the loss of the diversity। तो क्या हो रहा है कि हैबिटेट्स क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, पॉल्यूटेड हो रहे हैं, पूरा पॉल्यूशन इन जंगलों तक आ चुका है। या पानी के अंदर हम देख रहे हैं पॉल्यूशन है, सॉइल के अंदर पॉल्यूशन है, लैंड में पॉल्यूशन है, एयर में पॉल्यूशन है। इसके कारण भी क्या हो रहा है, हैबिटेट्स का डिग्रेडेशन हो रहा है, हैबिटेट्स का डाउनफॉल हो रहा है, उसमें वो क्वालिटी नहीं बच रही है। तो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस। और जो बड़े बड़े लार्ज एरियाज, जैसे एक फॉरेस्ट है कोई बड़े लार्ज एरिया में, लेकिन इसके बीच में क्या किया, कुछ फ्रेगमेंट्स कर दिए, किसी न किसी कारण से बीच में खेत वेत उगा दिए, तो इससे क्या हो गया, पूरे लार्ज फ्रेगमेंट जो है वो टूट जाता है, जिसके कारण भी क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। नेक्स्ट रीज़न इट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो पहला रीज़न हमने देख लिया, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इट इज़ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। हमेशा से ही आपको पता है कि जो इंसान है वो नेचर पे फूड के लिए और शेल्टर के लिए डिपेंडेंट रहा है। लेकिन व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, इट लीड्स टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जब ज़रूरत जो है वो लालच में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है। जैसे मैनी स्पीशीज़ ऑफ एक्सटिंक्शन जो है अभी इन्हीं कारणों से, ओवर एक्सप्लॉयटेशंस के कारण ही है। जैसे स्टेलर्स काउ, पैसेंजर पीजन्स, इन सब क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन इनको पकड़ा जाता है और ये पूरी तरीके से क्या हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। Presently many marine fish population around the world are over harvested। जितना कि उसको नहीं लेना चाहिए उससे ज़्यादा इसको हार्वेस्ट किया जा रहा है। These are endangering the continued existence of some commercially important species जो है वो ख़त्म हो रही है। Next comes the alien species invasions। तो when alien species they are introduced intentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline or extinction to the indigenous species। अब क्या मतलब हुआ कि अगर हम कोई स्पीशीज़ को बाहर से लाकर यहाँ की कोई स्पीशीज़ में जो अपने यहाँ की स्पीशीज़ है उसको हम इंडिजिनस स्पीशीज़ कहेंगे, फॉरेन से जो लेकर आएंगे उसको हम एलियन स्पीशीज़ कहेंगे। तो समझो कि कोई एक एरिया है, वहाँ पर अगर हम कोई बाहर से स्पीशीज़ को लाकर डाल देते हैं और वो स्पीशीज़ वहाँ पर पूरी तरीके से फलने फूलने लगती है, मतलब कि वो वहाँ पर इन्वेड कर जाती है, वहाँ पर इन्वेसिव हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, तो जो हमारी जो इंडिजिनस स्पीशीज़ से जो वहाँ रहने वाली पुरानी स्पीशीज़ हैं वो क्या होंगी, उनके पॉपुलेशन में कमी आ जाएगी और धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया है, ये एग्ज़ाम्पल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आप याद रखिए। पहले तो ये चारों ही जो आपके रीजंस हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा का पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के ऊपर पूछ लेते हैं। सो द नील पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेक विक्टोरिया ना, एक बर्ड है, इसको लेक विक्टोरिया में क्या किया गया, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। देन इन ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, एंड लेड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज़ ऑफ द चिकलेट फिश इन द लेक। उस फिश जो किकलेट फिश थी, जो कि वहाँ की इंडिजिनस स्पीशीज़ थी, वो क्या थी, वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ थी उस लेक की, उसको अब ये नील पर्च क्या, नील पर्च ये एक प्रेडेटरी फ़िश है।
एक शिकारी मछली है, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया विक्टोरिया लेक में, ईस्ट अफ्रीका में। तो इसके कारण क्या हुआ, लगभग 200 स्पीशीज़ किक्लिड फ़िश की, जो कि वहाँ की इंडिजिनस स्पीशीज़ थी, जो वहाँ के लिए एंडेमिक थी, वो वहाँ के अलावा और कहीं नहीं रह सकती, तो क्या हो गया, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई। दे वेर लेड टू एक्सटिंक्शन। दूसरा एक और एग्जाम्पल है, और एक और एग्जाम्पल है गाजर घास का, जिसको कि हम कैरेट ग्रास या पार्थेनियम भी कहते हैं। लेंटाना एंड वाटर हाइसिंथ, जिसको कि आइकोर्निया, आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था इसके बारे में, इज़ द टेरर ऑफ बंगाल विच हैज़ पोज द थ्रेट टू द इंडिजिनस स्पीशीज़। अभी इन सब के कारण क्या हो गया है कि जो वहाँ की जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ कि रिसेंटली इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरी पाइनस। अफ्रीकन कैटफिश है क्लैरियस गैरी पाइनस, इसको एक्वाकल्चर पर्पस के लिए इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये लेकिन एक इलीगल इंट्रोडक्शन था फॉर एक्वाकल्चर पर्पस। इट इज़ पोजिंग अ थ्रेट। ये क्या कर रहा है, वहाँ की जो उस रिवर की जो कैट फिशेज़ हैं, जो वहाँ की जो इंडिजिनस कैट फिशेज़ हैं, उसके लिए ये खतरा बन चुका है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ द एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। ये इसको आप अच्छे से याद करिएगा। दिस ऑल एग्जाम्पल्स, they are very important. Now the fourth reason for the biodiversity loss, it is co-extinction. So when a species it becomes extinct, the plant and the animal species associated with it an obligatory way also become extinct. समझ में आया कि जब कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती है तो उसके साथ उस पर डिपेंड होने वाले जो दूसरे प्लांट या दूसरे एनिमल हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे को एक्सटिंक्शन, मतलब कोई एक्सटिंक्ट हो रहा है, उसके साथ उस पर डिपेंड होने वाले दूसरे भी एक्सटिंक्ट हो जाएं, तो इट इज़ कॉल्ड एज को एक्सटिंक्शन। जैसे कि अगर कोई होस्ट स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती है तो उस पर जो रहने वाला जो पैरासाइट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। So when a species become extinct, the plant and the animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. And when a host fish species becomes extinct, its unique assemblage of the parasites also meets the same fate. तो कोई अगर फिश या होस्ट फिश एक्सटिंक्ट होती है तो उस पर जो पूरे के पूरे पैरासाइट रह रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उनका भी वही फेट होगा, उनका भी वही हश्र होगा, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अनदर एग्जाम्पल इज़ द केस ऑफ द को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, where extinction is in one invariably leads to the extinction of the other. तो ये प्लांट पॉलिनेटर क्या है कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको एक पहले भी इसको पढ़ाया है मैंने, कि कुछ प्लांट्स पॉलिनेटर इंसेक्ट्स होते हैं, वो स्पीशीज़ क्या करती हैं, वो प्लांट के अंदर जाके उसको पॉलिनेट भी करती है, साथ के साथ वो उसके अंदर एग्स को ले भी करती हैं, या कुछ इंसेक्ट के लार्वे जो है वहाँ पर उसको ओवी पोजीशन करके वहीं पर उसको खाते भी हैं। तो इस तरीके से अगर ये प्लांट अगर एक्सटिंक्ट हो जाता है तो क्या होगा, ये इंसेक्ट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, या ये इंसेक्ट एक्सटिंक्ट हो जाता है तो प्लांट का पॉलिनेशन भी नहीं होगा, तो प्लांट भी धीरे से क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज को एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट इज, अब देखिए एक और चीज़ होती है टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज़। एक होता है वी कैन से दैट नेचुरल एक्सटिंक्शन, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन में ही अगर कोई चेंज आ जाता है तो नेचुरली जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। मास एक्सटिंक्शन तो पूरे इकट्ठे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो जो है इट इज़ कॉल्ड एज द मास एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन का मतलब है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग एक्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड एज द एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। देन वाई शुड, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है इट इज़ कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले इट कम्स कि वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि हम बायोडाइवर्सिटी को आखिर क्यों कंजर्व करें, इसको क्यों बचाएं। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ना।
देखिए कि हर चैप्टर में कुछ कुछ खास खास चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है कॉजेज़ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस और वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, और जो वो मैंने आपको ग्राफिकल पैटर्न्स बताए और वो जो ग्राफ बताया स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप वाला, ये जो हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आप ज़रूर लर्न करिए। और ईवल क्वार्टेट जो है, ईवल क्वार्टेट कुछ नहीं है, वही जो 4 रीजंस हैं या 4 कॉजेज़ हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, वही हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ईवल क्वार्टेट पूछ लेते, भले ही उनको पता हो हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन, यही क्या है, यही चारों के चारों पार्ट्स जो थे वो आपके जो थे दे वर द रीजंस और द कॉजेज़ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो यहाँ पर आपको ईवल क्वार्टेट पूछेंगे तो भी आपको ये चारों जो कॉजेज़ हैं ये बताना है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो इसका है दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमको बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना है या उसको क्यों कंजर्व करना है। तो इसके जो है मेन रीजंस है 3। फर्स्ट इज़ नैरोली यूटिलिटेरियन, सेकेंड इज़ ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड थर्ड इज़ द एथिकल यूटिलिटेरियन। एथिकल इश्यूज़ के कारण हमको इसको बचाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नैरोली यूटिलिटेरियन। So it is concerned that with direct economic benefits from nature, food, firewood, fiber, construction material, industrial products and products for medicinal importance, ये सारी की सारी चीज़ जो हैं हमको ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले बेनिफिट्स जो हैं ये सब हमको बायोडाइवर्सिटी से या प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। तो वी कैन से दैट ह्यूमन दे डिराइव countless direct economic benefits from the nature such as food, firewood, fiber, construction material etc. कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि लुब्रिकेंट्स है, टैनिन्स है, डाइज है, रेजिन्स है, परफ्यूम्स हैं। कई प्रोडक्ट्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स में ये मेडिसिनल इम्पोर्टेंस वाले जो कई प्रोडक्ट्स जो हैं ये सब जो हैं हमको बायोडाइवर्सिटी से ही मिलते हैं। So we can say that more than 25% of the drugs which are currently sold in the market worldwide they are derived from the plants only. तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है for the humans. Then next is the bioprospecting, exploring molecular genetic and the species level diversity for the products of the economic importance. Bioprospecting क्या है कि molecular level पे या genetic level पे क्या करें हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के प्रोडक्ट्स जो हैं इन बायोडाइवर्सिटी से भी हम यूज़ करते हैं या उनसे प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज द नैरोली यूटिलिटेरियन, मतलब कि हम ये इसका यूटिलिटी जो है नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब है कि हम कई इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी से लेते हैं। देन नेक्स्ट कम्स द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, वहाँ तो हमने देखा कि कुछ स्पेसिफिक काम है। नेक्स्ट अब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में हम देखेंगे कि हम ऑक्सीजन पूरा वाइडली यूज्ड है, वो भी हम पूरा का पूरा नेचर से लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इट प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज फ्रॉम द वेरियस स्पीशीज एज वेल एज द इकोलॉजिकल सिस्टम्स। तो इट इज़ कंसनट्रेटेड विद, अब ये डायरेक्ट बेनिफिट्स हमने ऊपर देखा नैरोली यूटिलिटेरियन में क्या है डायरेक्ट बेनिफिट्स बताएं। अब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या है इट इज़ कंसनट्रेटेड या इट इज़ कंसर्न विद द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर, जैसे फोटोसिंथेसिस, पॉलिनेशन एक्सेट्रा। ये क्या, ये एक स्पेसिफिक प्लांट के लिए नहीं है। फोटोसिंथेसिस पूरे के पूरे प्लांट्स करके ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं पूरे नेचर को। देन पॉलिनेशन, पूरे के पूरे प्लांट्स इससे पॉलिनेट होते हैं। सो दिस आर्ग्यूमेंट सेज दैट द बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज एंड नेचर प्रोवाइड्स अमेजोनियन फॉरेस्ट इज estimated to produce 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere. Pollination is another service ecosystem it provides through the insects. Then जैसे bees हैं, butterflies हैं, birds हैं, bat हैं, ये सब क्या करते हैं? They pollinate the plants without which the seeds they cannot be produced by the plant. Aesthetic pleasure, हमको बर्ड्स को देखकर एकदम से फूल खिलते हैं, इनको देखकर
घने जंगल में चलकर हमें अंदर से एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, हमको अंदर से खुशी महसूस होती है। नाउ अब हमने ये तो देख लिया कि वाई शुड बी कंजर्व। नाउ कम्स हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें, क्यों कंजर्व करें, हो गया, उसके यूजेस देख लिया हमने। अब कैसे कंजर्व करें, इट कम्स। तो फर्स्ट इज द इन सिटू कंजर्वेशन। अगेन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इन सिटू, इन is the conservation and the protection of the biodiversity in its natural habitat। इन का मतलब है जिस हैबिटेट में वो रह रहा था उसी में ही। एक्स का मतलब हम उसको वहाँ से बाहर निकाल के दूसरी जगह लेकर जाएंगे। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है कि जैसे कि नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब क्या हैं, ये क्या हैं, दीज आर द नेचुरल हैबिटेट्स। ये नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पर कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकते हैं उनके ही इन्वायरमेंट में। So we can say that what is in situ conservation? In situ conservation, it is the conservation and the protection of the biodiversity in its natural habitats. For example, national parks, biosphere reserves, wildlife sanctuary, etc. सो व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम। अब यहाँ पर क्या करें हम, पूरे के पूरे इकोसिस्टम, वहाँ पर प्लांट्स भी कंजर्व हो रहे हैं और उस नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व में पूरा का पूरा जंगल जैसा होता है, तो वहाँ प्लांट्स भी हैं और वहाँ एनिमल्स भी प्रेजेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे कंजर्वेशन में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व कर रहे हैं या उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वी हैव टू सेव द एंटायर फॉरेस्ट। अगर हमको एक टाइगर को सेव करना है तो हमको पूरे एंटायर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो दिस अप्रोच इट इज़ कॉल्ड एज द इन सिटू और द ऑन साइट कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट देखिए आप, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नॉर्मन मेयर जो थे, ही डेवलप्ड द हॉटस्पॉट कंसेप्ट इन 1988। अब हॉटस्पॉट होते क्या हैं, दीज आर द मेगा डाइवर्सिटी जोन, ऐसे एरिया जहाँ पर कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, वेयर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ दे आर फाउंड। इट इज़ एन एरिया ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटेंड रिजर्वायर्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ। ये वो एरिया है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और ज़्यादा नंबर में दे आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सो इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स दे वर आइडेंटिफाइड इन द वर्ल्ड। द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड दे आर 34, और जिसमें कि 3 जो हैं हॉटस्पॉट दे आर फाउंड इन इंडिया इटसेल्फ, वेस्टर्न घाट्स ऑफ श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड द हिमालयास। सो out of 34 hotspots in the world, 3 hotspots they are located in India itself, Western Ghats and Sri Lanka, then Indo-Burma, then Himalaya. अब क्या है, the criteria for determining a hotspot, किसी भी एरिया को अगर हॉटस्पॉट बताना है तो इसका मतलब क्या है कि हाई लेवल ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस वहाँ पर होनी चाहिए। इट शुड कंटेन हाई लेवल ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म का मतलब होता है कि दैट स्पीशीज़ शुड बी कन्फाइंड टू दैट रीजन ओनली एंड इट शुड नॉट बी फाउंड इन एनी अदर एरिया। वो जो स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो उसी स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट होती हैं, इसके अलावा और कहीं भी प्रेजेंट नहीं होती हैं। थर्ड इज़ हाई डिग्री ऑफ थ्रेट विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द हैबिटेट लॉस। यहाँ पर क्या है कि हाई डिग्री ऑफ हैबिटेट लॉस हो रहा है, थ्रेट जो है यहाँ पर कि प्लांट्स और एनिमल्स को जो है ख़तरा ज़्यादा है।
तो इसीलिए इनको हॉटस्पॉट बना दिया जिससे कि हम इनको बचा सकें। तो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ विच आर अंडर द इन सिटू कंजर्वेशन, देयर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 19 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हॉटस्पॉट्स जो हैं लगभग 1.4% जो है पूरे अर्थ का लैंड एरिया को कवर करते हैं। एंड ऑल्दो ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर they cover less than 2% of the earth's land area, but the number of the species they collectively harbor is extremely high in this 2% area only, and strict protection of this hotspot could reduce the ongoing mass एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। अब देखिए इस 2% में ही बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ प्रेजेंट है और इन स्पीशीज़ को थ्रेट भी है, तो इसीलिए इन्हीं स्पीशीज़ वाले एरिया को क्या बना दिया गया, हॉटस्पॉट बना दिया गया और इनका स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन जो है वो किया जा रहा है। इसीलिए इनको हम बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कह रहे हैं और इनको हॉटस्पॉट बनाने के कारण दे could reduce the ongoing mass extinction by almost 30% तक जो है ये कम किया जा सकता है इनके स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन से। सो दिस आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नाउ कम्स द सैक्रेड ग्रोव्स। व्हाट आर दिस सैक्रेड ग्रोव्स? सैक्रेड ग्रोव्स का मतलब है दीज आर द फॉरेस्ट पैचेस सेट असाइड फॉर वर्शिप। ये कुछ ऐसे जंगल के इलाके हैं जिनको कि वर्शिप के लिए ही अलग छोड़ दिया गया है। तो ऑल द ट्रीज़ एंड द वाइल्ड लाइफ विद इन दैट एरिया दे आर गिवन टोटल प्रोटेक्शन बाय द ट्राइबल पीपल। अब यहाँ पर क्या है कि जो वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो ही उस पूरे के पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर के जो जीव जंतु हैं या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, ये उसकी वर्शिप कर रहे हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ़ इस तरीके से बहुत ज़्यादा नंबर की जो रेयर और जो थ्रेटेंड प्लांट्स जो कि इस रीजन में प्रेजेंट हैं वो क्या हो जा रहे हैं, वो यहाँ पर सेफ हो जा रहे हैं या प्रोटेक्ट हो जा रहे हैं। तो कुछ सैक्रेड ग्रोव्स जो कि इंडिया में प्रेजेंट है, दैट इज़ खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, सरगुजा चंदा बस्तर एरियाज़ ऑफ मध्य प्रदेश। ये एरियाज़ जो हैं दे आर द सैक्रेड ग्रोव्स जहाँ पर कि ट्राइबल पीपल जो है यहाँ की रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज़ को क्या कर रहे हैं, उनको टोटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं बाय वर्शिपिंग देम एंड गिविंग देम प्रोटेक्शन। तो वो सारा हो गया हमारा, ये पूरा का पूरा हो गया इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कि हमने जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रखा, बस प्रोटेक्शन का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। नाउ द नेक्स्ट टाइप कम्स दैट इज़ द एक्स सिटू कंजर्वेशन या ऑफ साइट कंजर्वेशन। हियर व्हाट हैपेंस, द थ्रेटेंड एनिमल्स एंड द प्लांट्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स थ्रेटेंड हैं या एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं उनको वहाँ से हटा लिया जाता है, उनके उस नेचुरल हैबिटेट पे उनको ख़तरा है तो उनको वहाँ से हटा के उनके लिए स्पेशल सेटिंग जो है किसी प्रोटेक्टेड एरिया में स्पेशल केयर के साथ करी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्स सिटू कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी। यहाँ पर क्या है, इंसान इनकी प्रॉपर केयर और इनका प्रोटेक्शन कर रहा है, इनको इनके नेचुरल हैबिटेट से सेपरेट करके। तो एक और चीज़ है यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ द गैमेट बाय, तो क्या हो गया यहाँ पर एक्स सिटू कंजर्वेशन में हमने जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी ये सब देख लिया, और इसी में ही आता है एक कायरो प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ द गैमेट्स, मतलब हम गैमेट्स को कंजर्व करेंगे वहाँ से, उन प्लांट से, एनिमल से अलग निकाल कर। तो कहाँ पर इसको कंजर्व कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज कायरो प्रिजर्वेशन। यहाँ पर क्या है कि हम -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन पे बहुत लो टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं कि इसको स्टोर करके रखा जा सकता है, किसको, सीड्स वगैरह को या गैमेट्स को। So it is the storage of the materials at ultra low temperature in liquid nitrogen at -196 degree Celsius, either by rapid cooling, एकदम तेज़ी से इसको ठंडा करते हैं, बाय ग्रेजुअल कूलिंग एंड साइमल्टेनियस डिहाइड्रेशन, पहले उसको एकदम ठंडा करते हैं फिर एकदम लो टेम्परेचर पे उसका डिहाइड्रेशन करते हैं, उसके अंदर से पानी पूरा निकाल लेते हैं।
It is useful for the conservation of the vegetatively propagated plants and the pollen grains. जो plants और जो pollen grains जो vegetatively propagated plants हैं और कुछ pollen grains जो हैं वो इस मेथड से क्रायोप्रिजर्वेशन मेथड से उसको स्टोर करके रखा जा सकता है. तो क्रायोप्रिजर्वेशन 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. देन कम्स जेनेटिक स्ट्रेन्स या कुछ ऐसी वेराइटीज़ जो हैं उसको सीड बैंक में प्रिजर्व करके रखी जा सकती है. सो दिस वॉज विथ योर XC2 कंजर्वेशन. अब इसके बाद एक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि हम किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व करें. तो इसके लिए कन्वेंशंस हुए हैं अलग अलग जगह पे. द अर्थ समिट ये 1992 में हेल्ड की गई थी. इसमें सारे ही नेशंस को रियो डी जेनेरियो में बुलाया गया था. क्यों बुलाया गया था? टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. और किस तरीके से हम जो नेचर है उससे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसका हम एक प्रॉपर ढंग से सस्टेनेबल तरीके से हम उसका यूटिलाइजेशन करें कि वो हमारे प्रेजेंट जनरेशन को फ़ायदा दे, साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बची रहे. दूसरा था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका. इसमें क्या 190 कंट्रीज़ जो थी इन्होंने प्लेज लिया और उन्होंने कमिट किया कि 2010 तक जो है जो करंट बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है ग्लोबल पूरा का पूरा रीजनल और लोकल लेवल पर, तो उनको क्या करेंगे, पूरा का पूरा उसको काफ़ी कम करने की कोशिश करेंगे. तो दे प्लेज्ड दैट टू अचीव a very reduction in the current rate of the biodiversity loss at all the levels by 2010. So now this was all with this chapter students. Hope you all have understand. देखिए आपके जो 5th यूनिट है अभी यहाँ पर ये कोरोना के कारण इसमें से आपके कुछ चैप्टर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं. अब यहाँ पर आप इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो चैप्टर आपका हटा दिया गया है. यहाँ पर आपको ये वाला चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये वाला है. और आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये 2 चैप्टर्स आपके हैं अभी 5th यूनिट में. तो दिस वाज ऑल विथ योर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. होप आपको समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू मी और आस्क योर डाउट्स. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.